अब आप ये जो होम स्क्रीन देख रहे हो, एक्चुअली हमारी ऐप जो है वो 4 मेजर एस्पेक्ट्स में डिवाइडेड है। आपको होम स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऊपर बटन दिख रहा होगा स्टडी का, हाँ जी। साथ में प्रैक्टिस, ठीक है। और उसके नीचे परफॉर्मेंस। बिल्कुल। इसके साथ आपको एक प्रोग्रेस सेक्शन दिख रहा होगा नीचे। अब इसमें प्रोग्रेस में क्या है, आप किसी भी पूरी बच्चे की टोटल प्रोग्रेस चेक कर सकते हो या सब्जेक्ट वाइज ट्रैक कर सकते हो। जैसे मैं साइंस का करना चाहूँ या मैथ्स का करना चाहूँ कि बच्चा एक्चुअली में कितना ऐप यूज कर रहा है, कितनी देर, किस दिन। तो हम्म। सब्जेक्ट वाइज भी हम ट्रैक कर सकते हैं कि 26 जुलाई को 13 मिनट पढ़ाई करी, 27 जुलाई को 12 मिनट पढ़ाई करी साइंस की। और हम्म। पूरा भी ट्रैक कर सकते हैं कि पूरा कितनी देर पढ़ाई करी किस बिल्कुल। दिन। इसके साथ में आप नीचे जाओगे तो आपको टोटल सब्जेक्ट कवरेज भी मिलेगी, कितने परसेंट वीडियो देख लिए और कितने परसेंट वीडियो देखने हैं। हम्म। इससे आप नीचे जाते हो तो आपको इंटरेक्टिव्स दिखते हैं कि कितने परसेंट इंटरेक्टिव्स वॉच कर लिए और कितने परसेंट इंटरेक्टिव रहते हैं। ठीक है जी। अब खैर ये 4 मेन एस्पेक्ट्स है जिसमें हमारी ऐप डिजाइंड है। हम्म। आपको टॉप मिडिल में 2 बटन दिख रहे होंगे, ऑनलाइन और ऑफलाइन के। ठीक है। एक्चुअली ऑनलाइन और ऑफलाइन का हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि ये बहुत पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है। पहली चीज, कई बार इंटरनेट की अवेलेबिलिटी ठीक से नहीं होती। हम्म। दूसरी प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत बार पेरेंट्स कंफर्टेबल नहीं होते अपने बच्चे को मोबाइल या लैपटॉप देना इंटरनेट के साथ कनेक्टेड विदाउट अटेंडेड, लाइक अनअटेंडेड बिल्कुल। इंटरनेट के साथ कनेक्शन के साथ छोड़ना अकेले, कि वो क्या कर रहा है कुछ पता नहीं रहता। बिल्कुल। तो हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है ऑफलाइन का। यानी आपके यहाँ पे आपको आपको टॉप राइट साइड पे एक बटन दिख रहा होगा डाउनलोड मैनेजर का। हाँ जी। इसको मैं क्लिक करता हूं तो इसमें स्टैंडर्ड्स की लिस्ट आ जाती है। हम्म। आप अपना स्टैंडर्ड चूज कर सकते हो और ये ऐप अपना ऑफलाइन वर्जन खुद ही डाउनलोड कर लेगी ऐप के अंदर। आपको हम्म। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है एक जी। बार आपने ऑफलाइन कंटेंट डाउनलोड कर लिया, उसके बाद दिस ऐप कैन प्ले इट्स ऑफलाइन वर्जन ऑल बाय इटसेल्फ। ओके। ठीक है जी। अब हम जाते हैं स्टडी पोर्शन के अंदर। एक बार देखते हैं स्टडी के अंदर वहां पर क्या चीजें हैं। हम्म। पहली चीज आप देख रहे होगे कि इसमें सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि मैथ्स है, साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, ज्योग्राफी है, हिंदी, इंग्लिश, हम्म। इवन कंप्यूटर साइंस और स्कॉलर जोन भी अवेलेबल है। ठीक है जी। आप बहुत बार देखोगे कि जब हम बच्चे की ट्यूशंस लगवाते हैं या फिर कोचिंग का ट्राई करते हैं तो आप जनरली साइंस और मैथ पे फोकस करते हो। बिल्कुल, इंग्लिश भी कुछ बच्चे। हाँ, अगर आप मैथ, साइंस और इंग्लिश में फोकस करते हो, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो सब्जेक्ट्स को बच्चे को पढ़ना होता है और कहीं ना कहीं वो सब्जेक्ट छूट रहे होते हैं। जैसे कि कई बार हिस्ट्री की ट्यूशन हम लोग नहीं लगवाते, बिल्कुल। ज्योग्राफी की नहीं लगवाते, हिंदी की नहीं लगवाते। यानी और कई बार ऐसा भी होता है बच्चा बहुत ब्राइट होता है, जैसे स्कॉलर जोन है। अब बच्चा आगे जाके मे बी आईआईटी में निकले या किसी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में निकले, तो उसके लिए भी अगर वो बच्चा ब्राइट है या वो अ, आगे की प्रैक्टिस करना चाहता है, तो उसके लिए भी कुछ हमने एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। तो मैं आपको बता रहा था जैसे कि बहुत बार क्या होता है, हम मैथ, साइंस और कई बार इंग्लिश की ट्यूशन तो लगवा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया। इवन अगर बच्चा ब्राइट है या फिर आगे कंपटीशन की या फिर ओलंपियाड्स की तैयारी करना चाहता है, तो उसके लिए चीज़ें कई बार अवेलेबल नहीं होती। बिल्कुल। तो हमने अपनी ऐप में ना उन सब सब्जेक्ट्स को भी कवर किया है। एक बार मैं आपको एक सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। और हम जो एक्चुअली लर्निंग प्रोवाइड करते हैं वो एक तरीके से नहीं होती। वी एक्चुअली टीच इन 7 डिफरेंट मेथड्स। पढ़ाने का जो हमारा तरीका है उसमें 7 डिफरेंट मेथड्स को हम यूज करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। लेकिन इसमें जाने से पहले आपको बॉटम राइट साइड पे एक बटन दिख रहा है रेड कलर का, किताब बना हुआ है। बिल्कुल दिख रहा है। ठीक है जी। इस बटन को आप अगर क्लिक करते हो तो आपको दिखेगा इंडिया के सारे स्टेट बोर्ड्स और उनके स्पेसिफिक पब्लिशर्स भी अवेलेबल है। यानी कि हम कंटेंट में सिर्फ सीबीएसई, आईसीएसई और ऐसे स्टेट बोर्ड्स प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि उनके स्पेसिफिक पब्लिशर्स भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने एवरग्रीन पब्लिकेशन को अगर यूज किया तो आप देखोगे कि मेन्यू स्ट्रक्चर चेंज हो गया। अब इसमें सिर्फ अब 3 चीजें आ रही हैं, फिजिक्स, न्यू ट्रेंड्स इन फिजिक्स, न्यू ट्रेंड्स इन केमिस्ट्री, न्यू ट्रेंड्स इन बायोलॉजी। बिकॉज आईसीएसई की एवरग्रीन की बुक में 3 अलग बुक्स हैं साइंस के अंदर। ठीक है जी। उसके अंदर हम जाएंगे तो उसके स्पेसिफिक चैप्टर्स आ जाएंगे। अब मैं दोबारा से क्लिक करता हूं इस पे और मैं सीबीएसई को चूज करता हूं, तो इसके अंदर भी हमारे पास सीबीएसई स्मार्ट स्कूल डिफॉल्ट के नाम से एनसीईआरटी की बुक है। इसके साथ में हमारे पास ऑक्सफोर्ड, डीएवी, यूपीएस लर्निंग और बुक्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो कहने का ये मतलब है, आप इसके साथ साथ सिर्फ अपनी बुक्स ही नहीं मिलती है आपको, बट आपको बहुत सारी रेफरेंस बुक्स
और डिफरेंट पब्लिशर्स और डिफरेंट बोर्ड्स की सारी बुक्स भी इसमें अवेलेबल है, यानी कि वी मैप ऑल इंडियन स्टेट बोर्ड्स अलॉन्ग विद 3000 प्लस पब्लिशर्स। ओके। ठीक है जी, इसमें आपके जैसे जैसे बुक्स हैं वैसे वैसे सारे चैप्टर अरेंज्ड हैं। मैं एक चैप्टर के अंदर जाता हूँ। अब इसके अंदर आपको 4 चीजें दिख रही होगी: इंटरेक्टिव ई बुक, रिविजन, फुली सॉल्व्ड एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी बुक। हम्म। इंटरेक्टिव ई बुक वो है जो आपका कंटेंट है जिससे आप पढ़ सकते हो। ओके। रिवीजन एनिमेटेड कंटेंट है। उसका पर्पस ये है कि कुछ जैसे आपके बेसिक्स अगर किसी पिछली क्लास के क्लियर ना हो तो भी आप रिवीजन को एक्सेस कर सकते हो, और इस चीज को जो आपको इंटरेक्टिव ई बुक में पढ़ाया गया उसको आप क्विक फॉर्मेट में रिवाइज भी कर सकते हो रिवीजन के अंदर जाके। ठीक है। उसके बाद फुली सॉल्व्ड एनसीईआरटी, यानी कि किताब का एक एक सवाल भी सॉल्व है, और एनसीईआरटी बुक के अंदर पूरी बुक भी सॉल्व है। एक बार हम इंटरेक्टिव ई बुक में जाते हैं ताकि क्लैरिटी थोड़ा और ज्यादा होगी। ओके। ठीक है जी, अब आप देख रहे हो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। आपको ऊपर वीडियो आइकॉन के साथ में टॉपिक्स के नाम दिख रहे हैं, फिर की पॉइंट्स हैं, की टर्म्स हैं, क्विजेज हैं, क्वेश्चन आंसर हैं, वर्कशीट्स हैं, आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी। हाँ जी। अब मैं एक काम करता हूँ, एक मॉड्यूल मैं चलाऊंगा आपको देखने के लिए। मैं इस मॉड्यूल को प्ले करूंगा। मैं चाहूंगा आप इस मॉड्यूल को तब तक देखो जब तक आप देखना चाहते हो। ओके। जब आप बोलोगे कि आई एम डन, तब मैं इस हम्म, मॉड्यूल को पीछे करके बंद कर दूंगा। ठीक है जी। आप समझने के पर्सपेक्टिव से एक मॉड्यूल को देखिए। ठीक है, ठीक है। मैं एक मॉड्यूल प्ले कर रहा हूँ, आप प्लीज इसको देखिए। ठीक है अभिषेक, हाँ जी, हाँ जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मॉड्यूल की भी आवाज आ रही है? Already हाँ हाँ। studied basic आप concepts of देखिए इसको। friction. Today, we're going to talk about the role of friction in our lives. You might not realize it, but friction plays a vital role in our everyday life. We come across it everywhere we go. Even when we are standing, or we are walking, or we are holding any object, or writing on a blackboard, friction plays a major role. So, in almost everyday situations, the force of friction is affecting us. However, there are both advantages and disadvantages of friction, and that is exactly what we are going to learn in this module. Friction is necessary. Friction, as you know, always opposes movement. That is, if I apply a force in this direction to move this object, then the frictional force, it will act in the opposite direction. Then the question is, why is this friction necessary? Okay, let's start this concept by taking a simple query. So, what do you think? Is it possible for us to move of our own on a hard surface? Like the person who's walking on the ground, so is he actually walking of his own, or is there some kind of force which is assisting him to walk? Okay, let's explore it out together. Now that we already know, according to the first law of motion given by Newton, only an unbalanced external force can set a body in motion. And there's no stationary body which can move of its own. So by taking this concept forward, let us see how we manage to walk on ground. So as you can see here, there is a person who's walking on the ground. So which external force helps him to move? And does he really need any friction to walk? Let us see the mechanism which is involved in walking. So when we walk, we lean forward, shifting the weight of our body on the front foot. And we also press downwards and push the ground backward with our back foot. But now the question is, what role does friction play here? Well, friction between the sole of our shoes and the ground, it provides the necessary grip which prevents us from slipping. Now, you also know that to every action there is an equal and opposite reaction, and that's given by Newton's third law of motion. So when we are pushing the ground below in the backward direction, the ground, it exerts an equal and opposite force, the reaction force on our feet to push us forward. And that is precisely how friction, it helps us to walk. Okay, now I have a question for you all. Why do you think we slip when we step on a banana peel or be it any other oily surface? Well, the banana peel or the oily surface, it offers less friction. And that is why we don't get the necessary grip between the sole of the shoes and the ground. And therefore, we slip and fall down.
Now, by using the above mechanism which we've discussed, can you explain me how a car moves forward? Well, to your surprise, friction plays a major role here as well. The rotating tire of the car, it pushes the road in the backward direction. And the frictional force between the tires and the ground, it provides the necessary grip. And it provides the reaction force acting on the car in the direction of motion of the car. The tire point at the surface, it actually stays at rest, which causes the rest of the wheel to move forward. So the action creates the force of friction, which in turn provides the required reaction force. So always remember that friction between the wheel and the ground is necessary to accelerate or decelerate a car. Now, friction also helps us in applying the brakes. And had there been no friction between the tires of the vehicle and the road, you won't be able to drive or turn to change the direction of motion of your car. Okay, now look at this. Here I am holding a glass of water, an empty glass of water. So is there any kind of force which is acting between my hand and the glass? Well, to your surprise, frictional force is acting here as well. And where does it lie? It lies between my fingers and the glass. So when you grip an object tightly, you increase the force of friction between your hand and the object so that the object, it does not slip from your hand. Now look at this person. So he's writing with a pencil on a paper. And you think it's quite an easy task, right? But the fact is, you won't be able to even make a mark on the paper if friction is absent. And have you ever wondered why? It is so because writing with a pencil, it requires friction between the tip of the graphite and the paper. While writing with a pencil, अभिषेक, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। Some of the graphite, मैं आपको ये मॉड्यूल दिखा रहा हूँ, आप जब तक देखना चाहोगे तब तक मैं इसे कंटिन्यू रखूंगा। जब आप बोलोगे कि ठीक है, मेरे को समझ में आ गया, तो मैं बैक कर सकता हूँ। Writing on the blackboard using a chalk. So you can see here, I'm writing on the blackboard. You see the chalk mark? Now the question arises, what role does friction play here? So in this case too, if friction is absent, I will not be able to write anything on the blackboard. Because writing with chalk, it requires friction between the chalk and the board. And while writing, the rough surface of the blackboard, it rubs some of the chalk particles. मुकुल, idea is pretty clear. As something which कैसे समझाया जा रहा है, मेन समझ आ, मतलब that's clear to me. हाँ, तो बेसिकली मैंने आपको ये मॉड्यूल 5 से 6 मिनट दिखाया। और हम चाह रहा था देखते इस कॉन्सेप्ट को समझिए हमारे इस कंटेंट के थ्रू। हमने कितने रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू उस कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश की है। क्या टीचर इस तरीके से पढ़ाता है क्या? नहीं, वो उस सीन को रिक्रिएट नहीं कर पाते, वो सिर्फ बोलते हैं, मतलब एक आवाज है बस, उसको हम सुन रहे हैं बस। ठीक है जी, ये हमारा अभी एक एस्पेक्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ है लर्निंग का। ये पहली चीज थी जिसको हम कहते हैं एनिमेशंस। इसके बाद एनिमेशंस के बाद क्या आता है, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है की पॉइंट्स। जब आप पढ़ते हो तो आप नोट्स बनाते हो पढ़ते हुए चैप्टर के अंदर। बिल्कुल। तो वो चैप्टर के अंदर नोट्स इसलिए कि अगर उस चीज को आपको लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे, तो एक्चुअली की पॉइंट्स हमारे नोट्स ही हैं। जैसे हमने लिखा है फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड टू सर्फेसेस प्रेस टुगेदर, तो दिस इज वन ऑफ द नोट। जब आप किसी चीज को पढ़ते हो और नोट्स बनाते हो तो हमने सारे नोट्स इसमें ऑलरेडी डाल रखे हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अभी एस्पेक्ट फर्स्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ है लर्निंग का, मैं सेकंड एस्पेक्ट पे आता हूँ। इसके बाद हम जाते हैं की टर्म्स में। की टर्म्स क्या चीज है? जब भी आप चैप्टर पढ़ते हो तो बहुत बार ऐसा होता होगा कि पढ़ते पढ़ते आपने उस चैप्टर के अंदर कोई शब्द पहली बार सुना। जैसे बच्चे ने इस चैप्टर को पढ़ा, फ्रिक्शन को, पहली बार एक शब्द सुना उसने, बॉल बेयरिंग। बच्चे को पता ही नहीं बॉल बेयरिंग क्या है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, उनको की टर्म्स की फॉर्म में अलग से डाल दिया। बच्चे ने पहली बार पढ़ा व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, व्हाट इज ड्रैग। टेक्निकल टर्म्स है। अगर इन शब्दों का मतलब ही नहीं पता तो चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग कैसे बेटर होगी? बिल्कुल। तो हमने इन शब्दों को अलग से एक कॉन्सेप्ट की टर्म्स का डाल के उसके अंदर अलग से इसको डिफाइन भी कर दिया। ठीक है, ठीक है जी। अब इसके बाद हम जाते हैं, अब आता है हमारा कॉन्सेप्ट क्विजेस का। जब आप पढ़ाई करते हो तो दो तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। एक आपके चैप्टर के बीच के क्वेश्चंस होते हैं
और एक प्रैक्टिस करने के बाद लास्ट में आते हैं। ठीक है। ये जो क्विज़ेज़ हैं, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है, कहीं से डिस्टरबेंस है? योगेश एक बार देख लो। ठीक है, मैं आपको बताता हाँ हूँ। जी, हाँ जी। क्विज़ेज़ क्या चीज़ है, जब आप पढ़ रहे होते हो तो चैप्टर के बीच में पढ़ते-पढ़ते जो क्वेश्चंस आते हैं, ये वो क्वेश्चंस हैं। फॉर ठीक। एग्जांपल जैसे क्वेश्चन आया, आपने इसको अटेम्प्ट किया। अब अटेम्प्ट करते ही आपने इसको चेक किया, आपको यहाँ पे आ गया कि ये सही है, इसका आंसर ये आता है। ठीक है जी। नेक्स्ट किया, आपने कुछ मार्क किया, आपने चेक किया वो गलत है, तो तो सही आंसर वहीं बता दिया, स्ट्रीमलाइन। ये तब है जब आप टॉपिक पढ़ते-पढ़ते क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो चैप्टर के बीच वाले। ठीक। ये वो क्विज़ेज़ हैं, बहुत सारी ऐसे हैं, आप और करते रहोगे इसको। तो ऐसे वी हैव एडेड मल्टीपल क्विज़ेज़। इसके बाद आता है हमारा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स का। अच्छा। क्वेश्चन एंड आंसर्स वो क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क क्वेश्चन, जो लंबे क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये तो पीछे कैसे वाले हैं कि सब्जेक्टिव बीच वाले हैं? ये ये बीच वाले ही हैं, और ये सॉल्व भी हैं। ठीक है जी। अच्छा। अभी क्या है, चैप्टर पढ़ते हुए आपको दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, एक एमसीक्यू और एक आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ये दोनों है, ये सॉल्व हैं। ठीक है जी। मतलब एमसीक्यू थे, वो भी आपने अटेम्प्ट किया, वहीं पे सॉल्यूशन आ गया। इस क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन आ गया। तो बच्चे को ना सिर्फ इसको हम एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं एग्जाम रेडी कंटेंट। एग्जाम रेडी कंटेंट का क्या मतलब है, समझ तो मेरे को आ गया, लेकिन किस तरीके से लिखना है एग्जाम में वो भी तो बताना जरूरी है। तो बिल्कुल। एग्जैक्ट क्या लैंग्वेज होनी चाहिए वो भी यहाँ पे डली हुई है। अब इसके बाद आता है कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वर्कशीट्स का। वर्कशीट क्या है, आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए, आप देख रहे हो क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, आप इनको अटेम्प्ट करो, और आप अटेम्प्ट करने के बाद जैसे आपकी किताब के पीछे आंसर होते हैं ना, यहाँ पे आपको आंसर मिलेंगे। ठीक है जी। तो आप इसे कंप्लीट करोगे, उसके बाद आप इसके आंसर चेक कर सकते हो बाद में जाके। तो ये बेसिकली सॉल्व्ड नहीं है, ये आपको अटेम्प्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ वर्कशीट्स। ठीक है, ये एस्पेक्ट हो गया आपका। इसको एक्चुअली हम कहते हैं फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग। एक बहुत स्मार्ट फीचर है, ब्यूटीफुल फीचर, शायद आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा। आपने देखा, हमने रोल ऑफ फ्रिक्शन इन आवर लाइफ मॉड्यूल को प्ले किया था, जो 4th नंबर का मॉड्यूल है। उसके सामने कोई ब्लू टिक नहीं आया है। हाँ, क्योंकि पूरा नहीं देखा शायद। हाँ, बाकी आप देखोगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, सबसे पहले वाला जो टॉपिक है उसके आगे एक ब्लू टिक लगा हुआ है, जैसे आपके व्हाट्सएप का ब्लू टिक होता है। ठीक है। इसका क्या मतलब है, ये एक्चुअली हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग फीचर है, स्मार्ट फीचर है। अगर बच्चा इस मॉड्यूल को देखता और कंप्लीट देखता तो ये ब्लू टिक आता, क्योंकि इसको नहीं देखा है तो ब्लू टिक नहीं आया है। पर आप समझ रहे हो बात? आगे बढ़ा दे और बीच में तो आगे बढ़ा के वो पीछे, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूं। Hello students. Now ठीक है जी, that we have हमने क्या already किया, इस studied मॉड्यूल को आगे किया, 990 class, आगे now किया, you आगे all किया, आगे करके खत्म कर दिया। अब हम पीछे जाएंगे, अभी भी कोई ब्लू टिक नहीं आया, दिख रहा है आपको? ठीक है। अगर बच्चा स्क्रॉल भी करेगा और इस मॉड्यूल को पूरा नहीं देखेगा जितना इसका एग्जैक्ट मॉड्यूल है, तो इसमें ब्लू टिक नहीं आएगा। ये स्मार्ट फीचर है पेरेंट्स के लिए, बच्चे इसको ठीक है। बहुत कम पसंद करते हैं। समझ में आया आपको? अब इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं, हमने सिर्फ अभी पहला एस्पेक्ट कवर किया है लर्निंग का। ठीक है। अब हम जाते हैं दूसरे एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग में, जिसको हम कहते हैं रिवीजन। अभी तक हमने सिर्फ एक एस्पेक्ट कवर किया है। क्या टीचर इतने तरीके से पढ़ाता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अभी लेकिन हम इसको कह रहे हैं, अभी हमने सिर्फ एक एस्पेक्ट टच किया है। मैं अब रिवीजन के अंदर गया हूं। अब मैंने क्या किया, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन खोला। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, ये भी एक बहुत स्मार्ट फीचर है, इसको आप मैं बता रहा हूं। बहुत बार क्या होता है, मतलब इंडिया के अंदर एक, मतलब दिस इज एब्सोल्युटली द थिंग इज दैट ओनली 10%, एक्चुअली 10.5% टू बी एग्जैक्ट, लोग हैं जो इंग्लिश को एज देयर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज बोल सकते हैं और लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। बट 60% से ज्यादा लोग हिंदी समझते हैं। और इवन आप देखोगे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भी पढ़ाने का जो मीडियम होता है टीचर्स का, वो प्योर इंग्लिश नहीं होता। अब क्या होता है, मतलब ऑल्दो दिस इज अनफॉर्चुनेट, मतलब एक बदकिस्मती है हमारे देश की, बहुत सारी कंट्रियों में जो पढ़ाई होती है उनकी रीजनल लैंग्वेज में होती है। हमारे देश में ऐसा नहीं होता। अब रीजनल लैंग्वेज में या अपनी लैंग्वेज में पढ़ने से आपकी लर्निंग बेटर होती है, बट इंग्लिश हिंदुस्तान में सिर्फ लैंग्वेज नहीं है, एक स्किल भी है। कहीं ना कहीं बच्चे को इंग्लिश भी इंप्रूव करनी है अपनी। तो हमने क्या किया, एक्चुअली हम बोलते हैं इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। आप लैंग्वेज को बोलोगे, पढ़ोगे तो आप इंग्लिश को सीख जाओगे।
लेकिन अगर आप किसी बच्चे को बोलते हो एक काम करो, जाके इंग्लिश न्यूज़ देखो या इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, क्या वो करता है ये काम? अरे जब चीज़ कोई समझ ही नहीं आ रही तो उसको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक स्मार्ट फीचर डाला है। आप देख रहे होगे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक बटन आ रहा है चेंज ऑडियो करके। बिल्कुल। अब मैं इस मॉडल को प्ले करते हुए ऑन द फ्लाई कंटेंट को कभी भी हिंदी इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकता हूँ। किसी भी एक सेंटेंस को मैं हिंदी में सुनना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ओके। Now we will talk about two मैंने different इसको types of friction. हिंदी कर दिया। Static friction. आपको आवाज आ रही है हिंदी में? बिल्कुल बिल्कुल। Static friction. मैंने इसे फिर इंग्लिश कर दिया। Required to overcome friction at the आपने देखा instant मैंने an कई मॉडल object को पॉज starts नहीं किया, moving किसी from जगह rest आगे पीछे is नहीं a किया, कभी measure भी of चाहूँ स्क्रीन static पे इसको friction. लैंग्वेज को चेंज For कर दिया। example, मतलब अगर उसको मान लीजिए उसको इंग्लिश में सेंटेंस समझ नहीं आया तो पीछे करके हिंदी में चला दे तो वही सेंटेंस हिंदी में बोल रहा होगा, ऐसी है ना? एब्सोल्युटली, ठीक है। एब्सोल्युटली। तो इससे क्या हुआ, अब ना सिर्फ बच्चे की लर्निंग बेटर होगी बल्कि उसकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि वो जो हिंदी है वो किस टाइप की हिंदी है? मतलब वो शुद्ध हिंदी है कि फंक्शनल हिंदी है? वो आप देखो ना इसको कैसी हिंदी है। ये मैं चला देता हूँ। मूव होने वाली हो लेकिन उसने मूव करना आरंभ न किया हो, तब मेजर ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। अच्छा, अब ये ठीक वो है। हिंदी है जो आम बोलचाल की भाषा में हम यूज करते हैं, हाँ, मैं प्योर हिंदी समझ, नहीं है। वो तो कोई समझेगा ही नहीं, बिल्कुल सही। वो बच्चे समझ भी नहीं पाएंगे। ये वो हिंदी है जो हम मूवीज में और अपनी आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, जिसमें हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर या फंक्शनल कॉम्बिनेशन फंक्शनल यूज हिंदी है, होता है। जो फंक्शनल है। फंक्शनल हिंदी है। ठीक। ठीक है जी। अब ये हमारा था सेकंड एस्पेक्ट, जिसको हम क्या कहते हैं, रिवीजन। बच्चे का कोई कॉन्सेप्ट पुराना अगर वीक भी है, वो रिवीजन के थ्रू से बेटर कर सकता है। साथ साथ मतलब ये आप देखोगे पूरा हमारा एनिमेटेड कंटेंट जो है वो हिंदी इंग्लिश सारे में अवेलेबल है। ठीक। अब हम जाते हैं, ये हमारा तीसरा एस्पेक्ट है लर्निंग का। अभी तक हम 2 एस्पेक्ट कवर कर चुके हैं, अब हम तीसरे एस्पेक्ट पे जा रहे हैं। वो है फुली सॉल्व्ड एनसीईआरटी, यानी कि किताब का एक-एक सवाल इसमें पूरी तरह से सॉल्व्ड है। जो आपकी बुक है एनसीईआरटी की बुक में जो भी क्वेश्चंस हैं, एक-एक क्वेश्चन इसमें पूरी तरीके से सॉल्व्ड है। यानी कि आपको कोई भी गाइड्स, कोई भी रेफरेंस बुक खरीदने की जरूरत ही नहीं है। आपके अच्छा, सारे क्वेश्चन सॉल्व्ड हैं यहाँ पे। आप इसी को यहाँ पे प्रैक्टिस करिए। एनसीईआरटी के सॉल्व है ना सारे? हाँ, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड हैं। और बाकी आप देखोगे तो हमने बहुत सारी रेफरेंस बुक्स तो इसमें वैसे ही ऐड कर रखी है ना कंटेंट के अंदर। ठीक है। आप अगर जाते हो अपने पब्लिशर को चूज करते हो किसी और बोर्ड के, किसी और इवन आपके पर्टिकुलर बोर्ड के, तो भी आप उसको यूज कर सकते हो कंटेंट को। तो उसमें उस पब्लिशर के सॉल्व होंगे कि उसमें भी एनसीईआरटी के ही सॉल्व होंगे? उसमें उस पब्लिशर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व होंगे बट सारे सॉल्व नहीं होंगे। एनसीईआरटी का एक-एक क्वेश्चन सॉल्व है। अच्छा, मतलब ठीक है, कहीं से भी ढूंढ लो उसको। ठीक। हाँ जी। साथ-साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कहते हैं कि मान लो आपकी किताब तो ऑक्सफोर्ड की यूज़ हो रही है, लेकिन टीचर बोलती है कि एनसीईआरटी को ज़रूर खरीद लेना, उसको रेफ़र कर लेना। अब उसको खरीद लेना, रेफ़र कर लेना, एक किताब और खरीदनी पड़ती है। बिल्कुल। ज़रूरत ही नहीं है। हमने यहाँ पे एनसीईआरटी बुक पूरी डाल रखी है। वो बोर्ड के देखिए, एग्जाम्स में ऐसा होता है ज्यादातर। हाँ, तो हमने ये डाल रखी है यहाँ पे। हम्म। आप एनसीईआरटी बुक को लो, ज़ूम करो, पढ़ लो इसी में से ही। अच्छा, ठीक। तो आपको किसी और एनसीईआरटी बुक की हार्ड कॉपी खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके पास सारी एनसीईआरटी बुक यहाँ पे अवेलेबल है। आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, कहीं पे भी पढ़ना चाहते हो, सब कुछ हैंडी है। ठीक है। ठीक है जी। अभी तक हमारे कितने एस्पेक्ट कवर हुए हैं? मुकुल हाँ जी। मुकुल जी, यहाँ पे मेरा यही एक क्वेरी थी स्टार्टिंग में कि जो मतलब हमें अपने स्कूल की बुक तो खरीदनी ही पड़ेगी जो पब्लिशर यूज आप होता है, मतलब एनसीईआरटी की बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी। आप एक काम करिए, आप अपने क्वेश्चंस ना नोट कर लो। मैं ना चाह रहा हूँ एक बार मैं डेमो कंप्लीट कर दूं, आपके क्वेश्चंस मैं एंड में ले लूंगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए ओके, अपने। नहीं मैं टॉपिक जो आ रहा था इसलिए मैं आप साथ उस में टॉपिक को सोचा नोट मैंने करके पूछ रखो, लूं उसी हम टाइम लास्ट पे। में आपके ठीक है। क्वेश्चंस ले लेंगे। आप उस टॉपिक को नोट कर लो अपने। ठीक है, आई विल टेक योर क्वेश्चंस, ठीक है। विल नॉट एंड द कॉल बिफोर टेकिंग योर क्वेश्चंस। ठीक है जी। अभिषेक आप मेरे साथ ओके। हो? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्सपेरिमेंट्स का। हम्म। ये एक्चुअली में एक कॉन्सेप्ट है कि क्या होता है, अब बहुत बार स्कूल्स के अंदर लैब्स के अंदर एक्सपेरिमेंट तो वो करवाते हैं, कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट करवाते हैं, सारे नहीं करवाते, या किसी जगहों पे कुछ भी नहीं करवाते। और 5-6 बच्चों को एक साथ कराते हैं। हाँ, अब यहाँ पे क्या हमने एक एक एक्सपेरिमेंट जो है यहाँ पे कवर कर रखा है। हम्म। Iron fillings, copper wire,
ठीक है जी, तो आपके ऑल साइंस एक्सपेरिमेंट्स आर कवर्ड हेयर इन द ठीक फॉर्म है। ऑफ एनिमेशंस। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा रियल लाइफ वीडियोस का। अच्छा, एक्चुअली में जो भी हमारी साइंस है या पढ़ाई है, ये हमारा कहीं ना कहीं रियल लाइफ से कनेक्टेड है, बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ाई उस तरीके से कराई नहीं जाती। जैसे हम एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं मे बी अबाउट, जैसे अभी ये दिस हैज बीन द क्वेश्चन दैट वी हैव बीन टॉकिंग लॉट ऑफ टाइम्स, दैट व्हाट इज अ रडार और अ सोनार। most often the reply is most often the reply is that they say that it's a military level equipment. इसका सेकंड क्वेश्चन ये आता है, where do you use that in real life, to which lot of people are not able to tell any reply. हम इसका जवाब ये देते हैं, वैसे एक इसके अंदर रियल लाइफ वीडियो में डाल भी रखा है हमने, कि आपका जो गाड़ी का रिवर्स पार्किंग सेंसर है, व्हाट इज दैट, इट इज नथिंग बट अ रडार और सोनार। उसी सेम टेक्नोलॉजी पे रेस जाके टकराती हैं और आपको एस्टिमेट होता है कि कितनी दूर है चीज। बिल्कुल। दिस इज हाउ व्हाट वी हैव डन इज, हमने रियल लाइफ के साथ अपनी एजुकेशन को कनेक्ट करके रियल लाइफ वीडियोस ऐड करे हैं। मैं आपको एक दिखा देता हूं, आपको थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी। ये है हमारा एक्चुअली लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। मैं थोड़ा आगे आगे स्क्रॉल करके आपको दिखा दूंगा। तो किताब में क्या, इसका एक डायग्राम बना रखा है। हमने क्या किया, पूरा एक इसका रियल लाइफ वीडियो ही डाल दिया। अब वही प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी ना शुरू में, ये दैट इज दिस इज द परफेक्ट सॉल्यूशन। तो इसी सॉल्यूशन को हम ऐड कर रहे हैं। अब कितनी भी किताब पढ़ ले, कोई भी टीचर पढ़ा ले, क्या लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग दिखा सकता है उसे वो? नहीं नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता। तो हमने क्या किया, इसका एक, अच्छा आपको थोड़ा बहुत हो सकता है क्वालिटी उतनी क्लियर ना दिख रही हो, बट अगर आप इसको यूज करोगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर आएगा। मैं स्क्रीन शेयर पे कर रहा हूँ, तो हो सकता है हल्की सी क्वालिटी कम भी हो। इस तरीके से जो पढ़ेगा उसे ना याद रहेगा हमेशा ये चीज। ठीक है जी, अभी तक हमने जो एस्पेक्ट कितने कवर करे, 5 एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हमने स्टडीज के, बल्कि अब एक्चुअली 6 एस्पेक्ट्स कवर कर लिए हमने। इसके बाद अब हम जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में। अभी हमने क्या किया, हमने अपनी पढ़ाई करी है। अब पढ़ाई के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है, प्रैक्टिस। सो हम प्रैक्टिस सेक्शन में जाते हैं। अब साइंस के अंदर ही जाते हैं हम। इसके अंदर आपके चैप्टर की लिस्ट आ गई। अभी तक क्या कर रहा था बच्चा, पढ़ रहा था। अब मान लो उसने पढ़ लिया है, अब वो अपनी अपनी प्रैक्टिस करना चाहता है। जैसे इसके अंदर पूरे चैप्टर्स की लिस्ट आ गई। आप इसमें से अपना चैप्टर चूज कर सकते हो। मान लो आप फ्रिक्शन से करना चाहते हो 1, 2, या आप चाहते हो 3, या कितने भी चैप्टर्स आप चूज करना चाहते हो अपना चूज कर सकते हो। हम ये 2 चैप्टर चूज कर लेते हैं, चैप्टर 12 एंड चैप्टर 14। ठीक है जी। और हम अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली इसके अंदर एक क्वेश्चन बैंक है 1 लाख से ऊपर क्वेश्चंस का। अच्छा इसमें से जब भी आप क्विज करोगे, एक तो एक रैंडम क्विज बन के आ जाएगी। अच्छा, अब जितनी भी चाहे बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है। जैसे मैंने इसको अटेम्प्ट किया, सारे कोई एमसीक्यू हैं? इमेज को मैं जूम भी कर सकता हूँ। एमसीक्यू हैं सारे? ये सारे एमसीक्यूज हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो हमने वहां पे वर्कशीट में और उसमें देख ही लिए थे ना, हमारे क्वेश्चन आंसर सेक्शन में। ठीक। अब इसको जब बच्चा सबमिट करता है, सबमिट करने के बाद आपको क्या आता है इसके अंदर, ओवरऑल सब्जेक्ट परफॉर्मेंस। इस क्विज का कितना परफॉर्मेंस आया, कितना करेक्ट कितना इनकरेक्ट। नीचे आप जाते हो, चैप्टर वाइज आता है, चैप्टर 12 में कितना किया और चैप्टर 14 में कितना किया। फिर हम इसको यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं, ठीक, कि हमने क्या सही किया, क्या गलत किया। यहाँ पे आपको एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट भी है, आपको इसके अंदर सॉल्यूशंस भी आते हैं जो आप गलत करते हो। ओके, ठीक है जी, आप इसमें जो करते हो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन भी साथ में मिलते हैं। ये हमने क्या किया, इसकी प्रैक्टिस करी। सॉल्यूशन मतलब उसे थोड़ा डिटेल जो बच्चे ने गलत किया तो एक्चुअली रिप्लाई क्या है। अब ये जो प्रैक्टिस कर रहा है, ये 100% चीजें ट्रैक हो रही हैं। अब हम जाते हैं इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो कि पेरेंट्स के लिए सबसे रेलेवेंट है। वो क्या है, परफॉर्मेंस सेक्शन। अब इसमें आता है कि बच्चे ने एक्चुअली में पढ़ाई जो करी है वो कैसा कर रहा है, उसकी क्या कमी है और वो कैसे इंप्रूव कर सकता है। पढ़ भी रहा है कि नहीं, कैसा पढ़ रहा है, और वो उसको कैसे बेटर कर सकता है। एक्चुअली में जो हमारा कॉन्सेप्ट है जो सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया, उसका क्या नाम था, सीसीई। सीसीई का मतलब कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। बिल्कुल। कंटिन्यूअस का मतलब बार बार, यानी कि साल में 1 या 2 एग्जाम मत लो, निरंतर अब बार बार एग्जाम लो, निरंतर। हाँ जी अभिषेक, आप मैं इस चीज का थोड़ा एक कॉन्सेप्ट ऐड कर देता हूँ। सीबीएसई ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया सीसीई का। सीसीई का मतलब कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस मतलब साल में 1 बार टेस्ट मत लो,
बार बार लो। निरंतर चलने वाली कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब हम्म, ऐसा नहीं है कि 10 सवाल पूछे और बच्चे को मार्क्स दे दिए। आप उसके हर टॉपिक पे सवाल पूछो और उसके बेसिस पे उसको इवैल्यूएट करो। ठीक है। लेकिन पूरा जो एजुकेशन सिस्टम कभी भी इस तरीके से नहीं बना था कि आपको इवैल्यूएट करके आपको सिर्फ रिपोर्ट निकाल के दे। हम्म, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कहीं ना कहीं मिस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, टाइमली करेक्टिव एक्शन। हम्म, सीसीई का मतलब अगर आपने बार बार प्रैक्टिस करवा भी ली तो उस प्रैक्टिस का एक्चुअली अल्टीमेट पर्पस क्या है, वो है टाइमली करेक्टिव एक्शन। यानी कि जिस भी वजह से कोई दिक्कत आ रही है उस दिक्कत पे काम करा जाए और इंप्रूव किया जाए। और बिल्कुल। वही चीज नहीं हो पाती। हमने उस चीज पे बहुत काम किया है। अब आपको ये दिख रहा है नीचे सब सब्जेक्ट वाइज पूरी परफॉर्मेंस है। अब यहां से मैं ऑल सब्जेक्ट्स को भी चेक कर सकता हूं या चाहूं तो सिर्फ साइंस में जा सकता हूं। ठीक है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि बच्चे ने साइंस में कितना करेक्ट और कितना इनकरेक्ट किया है, किस चैप्टर में कितना अटेम्प्ट किया और किस चैप्टर में कितना करेक्ट और कितना इनकरेक्ट किया है। हम्म, इसके साथ में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन दिख रहा होगा बगल में, ट्रैक रिकॉर्ड करके। हम्म, ट्रैक रिकॉर्ड का क्या मतलब है, ये जो भी बच्चा यहाँ पे अटेम्प्ट करेगा टाइम और डेट के साथ यहाँ रजिस्टर हो जाएगा। आपको ऊपर टेस्ट 1 दिख रहा है, हम्म, उसको आपको टाइम दिख रहा है 8:24 PM। जो हमारा ये टेस्ट है आपको ये दिख रहा है ना, हम्म, एक मतलब 1 अगस्त 2021 8:24 पे ये टेस्ट किया। आप इसको क्लिक करते हो तो आपको चैप्टर का नाम भी दिखता है, चैप्टर 12 और चैप्टर 14 हमने किया था। हम्म, और यहाँ पे कितना सही किया कितना करेक्ट किया ये आपको दिखता है। इसमें आपको पूरा जो बच्चे ने अभी तक किया है साइंस के अंदर सारा दिखता है यहाँ पे, पूरी ट्रैक रिकॉर्ड। तो ठीक बच्चे है। ये नहीं कह सकते कि मैंने प्रैक्टिस करी कि नहीं। आपका पहला चीज क्या है, आप प्रैक्टिस करो। आपने सीखा है, अब आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद आपको दिखेगा कि बच्चे ने कितनी प्रैक्टिस की, साइंस की कितनी करी, हिस्ट्री की कितनी करी, ज्योग्राफी की कितनी करी, इंग्लिश की कितनी करी, सिविक्स की कितनी करी, मैथ्स की कितनी करी, सब दिखेगा यहाँ पे। ठीक है। ठीक है जी। अब आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, सजेशंस। हम्म, यानी कि जब भी आप कुछ करते हो तो ये सारी चीजों का आपको फीडबैक देता है कि आप इस चैप्टर को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। आप चैप्टर 2 देख रहे हो तो परसेंटेज बहुत खराब है, तो एक स्माइली है, बेचारा रो रहा है वो। चैप्टर 3 में उसने चश्मा पहन रखा है इंटरेक्टिव तरीके से, तो आपने इसने डाला यू आउटडिड योरसेल्फ टुडे, यानी कि आपने चैप्टर 3 बहुत अच्छा कर रखा है। यहां से पेरेंट देख सकते हैं कि बच्चे ने किस चीज में कितना अच्छा किया और वो किस में खराब है। यानी कि पेरेंट को समझ में आ गया। अब बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी एडटेक कंपनी ऐसी ऐसी बात करती हैं जो कि अनरियलिस्टिक हैं। वो क्या कहते हैं, हम टॉपिक वाइज टैग कर देंगे। आप एक बात बताइए, क्या अगर मैं यहाँ पे 200 पैरामीटर दे दूं बच्चे के करेक्ट करने को, आपको समझ में आएगा उसको कैसे ठीक करना है? नहीं। आपको बेसिक चैप्टर वाइज, एक चैप्टर एक छोटा सा अपने आप में एक सब यूनिट है जिस पे आप काम करोगे और बच्चा इंप्रूव करेगा तो उसकी परफॉर्मेंस अपने आप से इंप्रूव हो जाएगी। तो हम चैप्टर वाइज ट्रैक करते हैं परफॉर्मेंस को। अच्छा। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने 3 एस्पेक्ट्स कवर कर लिए, स्टडी, प्रैक्टिस एंड परफॉर्मेंस। ठीक है। हमने पढ़ाई करी 7 तरीके से। उसके बाद उस चैप्टर की जितनी चाहे उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर उसके बाद परफॉर्मेंस भी ट्रैक कर सकते हैं। अब बात आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट, वो है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का क्या मतलब है, मैं जाता हूं साइंस में, जैसे इसमें सारे सब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, मैं जाता हूं साइंस में। अब आपको दिख रहा है 1 अगस्त में 8 मिनट के ऊपर का करीबन करीबन ये बन चुका है ग्राफ। ये आपको दिख रहा है ग्राफ। यानी कि बच्चे ने आज की डेट में 1 अगस्त को इसने 8 मिनट पढ़ाई करी है। ठीक है। मैंने सिर्फ साइंस को ट्रैक किया है। आप देखोगे वीडियो कवरेज उतनी ही रह गई, आगे नहीं बढ़ी, क्योंकि मैंने एक भी मॉड्यूल पूरा नहीं देखा। लेकिन आप देखोगे इंटरेक्टिव 2% से 4% पे आ गया, क्योंकि मैंने कई सारे इंटरेक्टिव खोल के दिखाए हैं आपको। इंटरेक्टिव मतलब वो जो एमसीक्यू और एमसीक्यू हो गए, गेम्स हो गए, कुछ हो गए। हाँ, तो कहने का ये मतलब है कि अभी भी मेरे को 95% कोर्स कंप्लीट करना है और वीडियो का 98% कोर्स कंप्लीट करना है। तो आप जो अभी क्या होता है कि टीचर कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले ने कितना पढ़ाया, आपके प्राइवेट ट्यूशन वाले ने कितना पढ़ाया, आपको पता ही नहीं है। बच्चे ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये नहीं पता, और बच्चा कैसा कर रहा है वो नहीं पता, और टाइमली करेक्टिव एक्शन नहीं हो पाता। यहाँ पे क्या है, हम यहाँ से देख सकते हैं बच्चे ने कितने वीडियो देखे हैं, अभी सिर्फ 1.01%, और कितना अभी देखना बचा 98.99%। जब तक ये पूरा देखेगा नहीं, हम ये थोड़ी मान सकते हैं बच्चे की पढ़ाई पूरी हो गई है। बच्चा तो कह रहा है मैं पढ़ चुका हूं, लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा पढ़ा हुआ।
उसके बाद इंटरेक्टिव कितना किया है, वो भी बहुत कम है, 4% किया है सिर्फ। तो जब बच्चा पढ़ाई करेगा, एक तो दिखेगा, आज वो कहता है कि मैंने पढ़ाई कर ली, कितनी देर करी, सिर्फ 8 मिनट। हम बोलेंगे बेटा 8 मिनट क्यों पढ़ा है, आपको रोज का 40 मिनट्स पढ़ना है, तो आप ट्रैक कर सकते हो। यानी कि आपने उसको ये सिर्फ ऐप दे दिया और आप शाम को आके पूरा ट्रैक कर सकते हो कि बच्चे ने कितनी पढ़ाई करी और किस सब्जेक्ट में पढ़ाई करी, उसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, किस चैप्टर की, और कितना उसने किस टॉपिक की क्या प्रैक्टिस करी है। ठीक है जी। एज अ पेरेंट इससे ज्यादा आपके पास ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता बच्चे को ट्रैक करने का। ठीक। अभिषेक, आपको कैसा लगा इस तरीके से पढ़ना? पढ़ने का देखिए, मेरे को सबसे मतलब पढ़ाई की दो ही चीजें हैं, एक तो पढ़ाई और दूसरी इवैल्यूएशन। और फिर इवैल्यूएशन के बाद ये है कि अगर अच्छा कर रहा है तो और अच्छा कैसे करे, और खराब कर रहा है तो उसमें कहाँ हम चेंज करें कि जो उसमें जो वो हो। एब्सोल्युटली। तो आपको दिखा वो परफॉर्मेंस सेक्शन में हम ट्रैक हाँ, कर मेरे सकते हैं। को तीनों ही लगा। एक तो पहले तो पढ़ाई की जो थी, आपने जैसे मतलब रियल लाइफ के साथ उसको कनेक्ट किया, और जो सेंसेस इन्वॉल्व हैं वो आपने बढ़ाई, कि मतलब पहले वो सिर्फ सुन रहा था, अब देख भी रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। तो बिल्कुल। उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि इंटरेस्ट फैक्टर काफी ज्यादा रहेगा। फिर दूसरा, आप उसको इवेलुएट भी कर रहे हो, टेस्ट भी ले रहे हो। और तीसरा ये है कि आप एक करेक्टिव डायग्नोस्टिक एक्शन भी हो रहा है तुरंत। तो एब्सोल्युटली। अब आप जाते हो पेरेंट टीचर मीटिंग में, उसमें वो क्या बताती है कि बच्चा जो है ब्राइट है और बढ़िया कर सकता है, अपनी मेहनत करे तो। क्या इससे कुछ पता चला आपको कि बच्चे के साथ क्या करना है? अब नहीं, एक एग्जॉस्टिव वो नहीं मिला ना, ओवरव्यू कि आप क्या। कोई एक कोचिंग लगवाते हो, इवन आप पर्सनल ट्यूटर भी लगवाते हो, क्या आपको पता चलता है वो किस चैप्टर में कितना स्ट्रांग और कितना वीक है? नहीं नहीं नहीं, वो तो हम अच्छा, उसको जो बच्चा बोल रहा है उसी के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो क्या बोल रहा एब्सोल्युटली। अब ये बताइए, बच्चा किताब लेके बैठा है 2 घंटे से, है। उसने कितनी पढ़ाई करी है आपको पता है? नहीं नहीं, उसका तो कोई कितने थर्मामीटर परसेंट नहीं वो है। कोर्स अपना कंप्लीट कर चुका है, ये पता है आपको? नहीं। ये सब चीजें प्लस इसके साथ साथ हमने चीजों को विजुअली डाला है। विजुअल डालने से उसकी तीनों चीजों पे काम होता है, एक उसका मेमोराइजेशन, एक रिटेंशन और एक रिकॉल। बिल्कुल। यानी कि उसको जल्दी याद होता है, उसको लंबे समय तक याद रहता है, और जरूरत के समय पर उसको भी वो याद आ जाता है। अब हमने एक सब्जेक्ट देखा है, हम बाकी सब्जेक्ट्स भी देखते हैं। लेट अस गो इनटू मैथ्स। मुझे एक बात और अच्छी लगी आपकी, कि आपने कुछ उसमें एग्जाम रेडी चीजें बना रखी हैं। मतलब ये है कि कल एग्जाम है, तो अब हम सारा का सारा मॉड्यूल बैठ के देखेंगे तो नहीं, हमें तो कल जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो देखना है। तो वो भी उसमें एब्सोल्युटली। अच्छा है। ठीक है जी। अच्छा, अभी तक एक पॉइंट था जो मैं ऐड करना चाह रहा था। अनुष्का, आप हो कॉल पे? Yes, ma'am. Yeah, the call. ठीक है जी। आप देख रहे हो अभी 40 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने एक सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं किया अभी तक, क्योंकि मेरी इंटरेक्शन हो रही है इनके अच्छा, साथ। ठीक ठीक आपका ठीक 35-40 मिनट्स में डेमो कंप्लीट हो जाता है पूरा। सर वो डिपेंड करते हैं, जैसे क्या होता है कि कभी कभी ना जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो ये बोलते हैं हमने देख लिया है, ठीक है, या वो बोलते हैं सिर्फ फीचर्स बता तो दो हमें, कभी मैंने क्या कभी ये किया, चीज भी मैंने आ जाती है। एक मॉड्यूल ने देखने को दिया 5-7 मिनट। मैं जी। चाह रहा था ये हमारी एजुकेशन को थोड़ा एक्सपीरियंस करें। आप राइट। समझ रहे हो उस बात को? हाँ हाँ सर, मैं समझी, पूरा डेमो देखा मैंने आपका। ठीक है जी। हमने क्या किया, टॉपिक्स को कनेक्ट कराया, उनके हम्म। बेनिफिट्स को बताया। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं मैथ्स पे जा रहा हूँ। अभिषेक, आप हो कॉल पे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है जी। अब हम जाते हैं, मान लो एक हमने चैप्टर खोला, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। अब मैं आपको बहुत ब्यूटीफुल चीज दिखाने वाला हूँ। लेट मी गो इनटू 1 सेकेंड। लेट मी गो इनटू स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। मैं एक टॉपिक चलाता हूँ, आप इसको देखिए। Till now, we've seen how to find the square root of a number using prime factorization. We've also now coming back to the smallest square number that is मैं इसको divisible बहुत by ज्यादा नहीं 9 चलाऊंगा, and एक आध मिनट 15. आपको दिखाऊंगा, मेरे को आपको कुछ चीज दिखानी है This can इसलिए। be determined by using आप इसे the समझने की LCM कोशिश करो technique थोड़ा once सा, again. अभिषेक। हाँ जी, हाँ जी। So what is the LCM of 9 and 15? Right. The LCM of 9 and 15 is equal to 3 multiplied by 3 multiplied by 5, which is equals to 45. But in this prime factorization, you can see that 5 does not occur in pair. So one thing is for sure, that 45 is not a square number. So what do we do next? Yes, we can simply multiply 45 by 5.
in order to get a perfect square. So 45 multiplied by 5 gives us 225. So now this 225 is the smallest square number which is divisible by 9 and 15. So what we did here is that we found the LCM of the given numbers. So if the LCM is not the perfect square, then we'll multiply it by the अभिषेक, मैं prime. अब पीछे जा रहा हूँ, मैं आपको कुछ और दिखाने के लिए मैंने मॉड्यूल खोला था। हाँ जी, मैंने ये मॉड्यूल चलाया जो आपको फाइंडिंग परफेक्ट स्क्वायर थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन, मैं इसी का ही आपको हिंदी वर्जन दिखा रहा हूँ। अच्छा अब जी, तक हमने देखा है कि कैसे प्राइम फैक्टर 3 और 15 का एलसीएम क्या हुआ। एनिमेशन मॉड्यूल को तो हम ऑन द फ्लाई डब कर लेते हैं, लेकिन जो एंकर बेस्ड मॉड्यूल्स होते हैं उसका हम अलग से हिंदी वर्जन डालते हैं। उसका रीजन ये है कि अगर इसके ये बोल कुछ रहा होगा और इसकी आवाज दूसरी आएगी तो आपको अटपटा सा साउंड होगा, लिप सिंक इसलिए हम नहीं इसको होगा। दोबारा रिकॉर्ड करते हैं। मैं इसको चला के दिखा देता हूँ आपको। 3 multiplied by 5 which is equal to 15. अब वापस आते हैं हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर कि एक सबसे छोटा स्क्वायर नंबर जो 9 और 15 दोनों से डिविजिबल हो उसे कैसे निकाल सकते हैं। तो उसे फाइंड किया जा सकता है उन नंबर्स का एलसीएम फाइंड करके। तो 9 और 15 का एलसीएम क्या होगा? बिल्कुल सही, 9 और 15 का एलसीएम हुआ 3 multiplied by 3 multiplied by 5 जो कि 45 के बराबर है। लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान से इस प्राइम फैक्टराइजेशन को देखिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ 5 पेयर में नहीं है, तो इससे एक बात तो कंफर्म है कि 45 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम आगे क्या करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल, हम एक परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने के लिए 45 को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपको मेरी 45 बात क्लियर हुई multiplied- अभिषेक? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। वैसे ही जैसे एनिमेशंस हैं, एनिमेशंस के बाद क्विजेस इसमें हैं। अब अगर आप मैथ्स को देखोगे, मैथ्स में हमने ना कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी डाल रखी हैं। रिवीजन तो ऑब्वियसली वैसे ही है जैसे उसमें दिखा था हमने हम्म, साइंस के अंदर, वैसे ही यहाँ पे फुली सॉल्व्ड एनसीईआरटी है। ठीक बट है। इसमें एक एस्पेक्ट और आ जाता है। आपकी एनसीईआरटी बुक में जब आप पढ़ाते हो मैथ्स को, तो मैथ्स में स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बिल्कुल। तो हमने क्या किया, हमने ना आपको ये वीडियो आइकॉन, मैं इस वाले को क्लिक करता हूँ तो आपको कुछ Let us do दिखेगा। question number 4. Observe the following pattern and find the middle. In the original number, we had 111 square is equal to 121. In the original number, there is, on the same pattern here, in the middle we will have 2. And we can see here that number of zeros is 6. So before 2, we will have 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. जैसे कि एक टीचर कॉपी पे लिख के मैथ्स को समझाता है, हमने उस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स के अंदर। सिर्फ आंसर बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे उसको आपने सॉल्व किया। मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ। In the second part of the question, we have the given. Let us put m square minus 1 is equal to 14. From here that m square is equal to 14 plus 1, further implying that m square is equal to 15. That means that m here will be equal to under root of 15. And मैथ में टीचर इस तरीके से पढ़ा के क्वेश्चन को सॉल्व करता है, एक स्टेप बाय स्टेप चलता है। बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को भी इस तरीके से सॉल्व करा दिया। अब क्या हुआ, टीचर क्या सारे सवाल करके दिखाता बच्चे को? वो तो एक दो सवाल कर देता, बिल्कुल। हमने एक एक सवाल कर दिया। इसके बाद हमने एनसीईआरटी की बुक भी डाल दी, पूरी की पूरी बुक। आप ये देख रहे हो, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, पहली चीज आपको हिंदी और इंग्लिश में मिला। दूसरा, सारे टॉपिक एनिमेटेड फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। तीसरा, रिवीजन के लिए अलग से कंटेंट है। चौथा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व है किताब का। पांचवा, पूरी किताब भी अवेलेबल है, आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। और मुझे लगता है कि इसका एक फायदा और है शायद कि वो टीचर तो एक ही बार पढ़ाएगा, दोबारा तो पढ़ाएगा नहीं। एब्सोल्युटली, वो तो है ही है, एब्सोल्युटली। इसके साथ साथ, अच्छा, जैसे आपने ये बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको यहाँ पे भी चूज अ बुक दिख रहा है, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स में ये चूज अ बुक तो मिलेगा ही मिलेगा।
आप समझ रहे हो बात को? इसे जितनी मर्जी बार चूज कर सकते हैं अलग अलग, हाँ, जितनी मर्जी बार जो भी बुक से पढ़ना चाहो, जैसे ऑक्सफोर्ड से पढ़ना है तो ऑक्सफोर्ड ओपन हो गई आपकी। ठीक। ठीक है जी। आप जाओगे किसी और के अंदर, सीबीएसई में जाओगे तो सीबीएसई का आ जाएगा। ठीक है। स्मार्ट स्कूल डिफॉल्ट इज एनसीईआरटी बुक। अब मैथ्स में एक हमारा और ब्यूटीफुल फीचर है जिसको हम फॉर्मूले मास्टर कहते हैं। हमने क्या किया यहाँ पे, ये एक अगेन इट्स अ स्मार्ट फीचर। बच्चा नोट्स बनाता है किसके, फॉर्मूलाज के मैथ्स के अंदर। हमने क्या किया, सारे फॉर्मूला जो हैं वो उसके ऐड कर दिए इसके अंदर, यानी कि आपके सारे फॉर्मूले एक तरफ आपको कंपाइल मिल गए। पढ़ना है आपको क्यूब एंड क्यूब रूट्स, अभी हम पढ़ रहे थे। फैक्ट 1, फैक्ट 2, फैक्ट 3, फैक्ट 4। दिस सिंबल डिनोट्स क्यूब रूट। ठीक है जी। अब एग्जांपल दे दिया, 27 का क्यूब रूट इज 3। तो अगर हम क्यूब रूट की बात करें तो हमें सारे फॉर्मूले एक साथ मिल गए। कंपेयरिंग क्वांटिटीज, सारी चीजें। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज, एडिशनल एक्सपेंसेस, कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे जो उसको पढ़ा रखा है चैप्टर को, उसके सारे फॉर्मूलाज एक साथ आपको इस सेक्शन में मिल गई। ये हमारा फॉर्मूले मास्टर मैथ्स के अंदर, यानी कि बच्चे को नोट्स भी मिल गए, एनिमेशन भी मिल गई, क्विज भी मिल गई, प्रैक्टिस के लिए उसको रिवीजन सेक्शन भी मिल गया, उसको किताब का सवाल स्टेप वाइज भी करा दिया, उसको किताब भी दे दी पूरी। अगेन उसके बाद हमारे पास प्रैक्टिस का पूरा सेक्शन है, बच्चा जितनी चाहे प्रैक्टिस करे, उसके बाद आप उसकी पूरी परफॉर्मेंस भी ट्रैक कर सकते हो। ये है साइंस और मैथ्स। साइंस और मैथ्स तो चलो कई बार को ट्यूशन टीचर भी इसके आसपास करा लेता है, लेकिन क्या हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी में टीचर मिलता है आपको? नहीं। हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी हिंदी इंग्लिश, ये एक ऐसे पॉइंट्स हैं हमारे जो अगर आप इवन इफ आप ढूंढने भी जाते हो तो कई बार मिलता भी नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने हिस्ट्री की बुक खोली है, लेट मी गो इनटू मे बी वन मॉड्यूल। अब आपको पता चलेगा कि हमने किस तरीके से हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाया। लेट मी गो इनटू हिस्ट्री सेक्शन। तो मैं एक मॉडल चलाता हूं, आप जरा वो मॉडल देखो, आप मुझे बताओ इस तरीके से हिस्ट्री पढ़ के आपको एज अ स्टूडेंट अच्छा लगता है कि नहीं? हिस्ट्री एक बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। मैं इस टॉपिक को चलाता हूं, आप जरा देखिए। India after independence. जब आपको लगे ना समझ में आ गया तो मैं बैक कर दूंगा, तब तक आप इसको देखिए। ठीक है जी। When India became independent in August 1947, it faced a series of very great challenges. As a result of partition, 8 million refugees had come into the country from what was now Pakistan. आपको एक ब्यूटीफुल फीचर चेंज ऑडियो का भी दिख रहा होगा। हाँ जी, बिल्कुल। ऑडियो को ऑन द फ्लाई चेंज भी कर सकता हूँ। और इसके बाद प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम थी। ये लगभग 500 थी और हर एक ruled by a Maharaja or a Nawab, each of whom had to be persuaded. ये इसमें गुजराती भी है क्या, नजर आ रहा है? एक्चुअली हम कमिट नहीं करते हैं कोई और लैंग्वेज। अभी कुछ लैंग्वेज हम इस पे ऐड कर रहे हैं, बट अभी सिर्फ हिंदी और इंग्लिश हम बोलते हैं। गोइंग फॉरवर्ड बाकी रीजनल लैंग्वेजेस भी ऐड हो जाएंगी धीरे धीरे। मैं इसको प्ले करता हूँ कंटेंट को। The problems of the refugees and of the princely states had to be addressed immediately. आपको लग रहा है मूवी की तरह एक हमने उसको बना रखा है? हाँ, वो मूवी बन गई ना, जिसमें उसको हमने एक्चुअल रियल लाइफ फुटेज डाल दिए। In the longer term, हाँ, मतलब वो किताब पढ़ने तो हिस्ट्री इसीलिए बोरिंग है ना, क्योंकि लोग उसको किताब पढ़ते हैं। hopes and expectations of its population. मतलब अगर हम नेहरू जी की बात करें तो हमने उनकी एक्चुअली में फुटेज ही डाल दी ना वहाँ पे, क्या कह रहे हैं वो वहाँ पे। बिल्कुल। Almost 345 million. ये मुझे समझ आ गया आपका फॉर्मेट जो है। ठीक है जी, ये हो गया हिस्ट्री का हमारा। अगेन हिस्ट्री को पढ़ने के बाद वैसे ही इसके अंदर की पॉइंट्स हैं आपकी नोट्स की फॉर्म में। की टर्म्स हो गए जो टॉपिक पहली बार डिस्कस किया इस चैप्टर के अंदर हमने, जैसे कि हमने आदिवासी, कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेंचाइज, लिंग्विस्टिक, स्टेट, इन सब चीज़ों के बारे में पहली बार डिस्कस किया, तो यहाँ पे की टर्म्स की फॉर्म में है वो। उसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर, वही सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप। क्विजेस वो क्वेश्चन है जो चैप्टर के बीच वाले क्वेश्चन हैं। उसके बाद हमारी वर्कशीट्स हैं जो कि जिसके अंदर सारे क्वेश्चन हैं जैसे आपके किताब के पीछे होते हैं।
ठीक है जी, ये हो गई आपकी बुक जिसको आपने पढ़ा। अगेन उसके बाद आपकी एनसीईआरटी बुक है, एक एक सवाल आपकी किताब का इसके अंदर सॉल्व है। हम्म। इसी तरीके से यहाँ पे एनसीईआरटी बुक है, आपकी पूरी बुक अवेलेबल है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारा इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस का। हम्म। हिस्ट्री में हमारे को दो चीजें होती हैं याद करने के लिए। पहली चीज क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डेट्स। डेट्स। बच्चों को डेट्स याद नहीं रहती। हम्म। अब ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। हमने इसको सॉल्व किया एक फॉर्मेट में जिसको हम कहते हैं हिस्ट्री टाइमलाइन। हम्म। हमने क्या किया, जो जो इवेंट हुए हैं इस चैप्टर के अंदर, जो इसके अंदर बता रखे हैं, हमने उसको एक टाइमलाइन में डाल दिया। ठीक है। आप लेफ्ट साइड पे एक मेन्यू देख रहे होगे, 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी, हम्म। 1651 फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री, फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री, 1757 बैटल ऑफ प्लासी। तो हमने क्या किया, जिस ऑर्डर में वो सीक्वेंस इवेंट्स हुए हैं उस ऑर्डर में हमने इसे इसके अंदर डाल दिया। देख रहे हो इसको, मैं इसको क्लिक कर रहा हूं वो चेंज हो रहा है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिस ऑर्डर में हुआ उस ऑर्डर में आप उसे पढ़ सकते हो। इससे आपको वो चीज दिमाग में बैठ जाएगी कि एक्चुअली कौन सी चीज कब हुई थी, कौन किसके बाद हुआ था, तो यहाँ पे हमें याद रहेगा। ये हमारा हिस्ट्री टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट है। बच्चे को डेट्स याद करनी जरूरी है, तो उसके लिए हमने एक हिस्ट्री टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट ऐड किया है। इसके साथ में हमारा एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं ग्रेट पर्सनैलिटीज। अब ग्रेट पर्सनैलिटीज क्या चीज है? ग्रेट पर्सनैलिटीज में क्या है कि हिस्ट्री के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है डेट्स और एक दूसरी चीज होती है उस डेट में कौन कौन से प्रोटैगनिस्ट या फिर हम कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं, किन कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कशन हुई है। किन्होंने फॉर प्रभाव डाला एग्जाम्पल है। हम, हाँ, जिन्होंने उसके अंदर जो बेसिकली उस चैप्टर के अंदर बताए गए हैं मेन कैरेक्टर्स, तो उसके बारे में हमने एक कॉन्सेप्ट इसमें ऐड किया है जिसको हम कहते हैं ग्रेट पर्सनैलिटीज। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, थोड़ा आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी है इस पर्टिकुलर चैप्टर में व्हेन पीपल रेबेल के अंदर हमने रानी लक्ष्मीबाई की बात करी है, हमने लॉर्ड डलहौजी की बात करी है, बहादुर शाह जफर की बात करी है, मंगल पांडे की बात करी है और नाना साहेब की बात करी है। ठीक। अब इस पांचों लोग जो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस हुए हैं वो यहाँ पे आपके सामने अवेलेबल हैं। ठीक। लॉर्ड डलहौजी कौन था, कब से कब तक आया, उसने क्या क्या चीज करी। बहादुर शाह जफर कौन था, अब बहादुर शाह जफर की यहाँ पे पिक्चर भी है तो याद रहने के लिए अच्छा है। साथ में उसका पूरा कैरेक्टर आ गया। अब क्या हुआ, इसको पढ़ने के बाद मंगल पांडे की बात करी, मंगल पांडे की पिक्चर सामने आ गई। तो पॉइंट ये हुआ कि बच्चा जब यहाँ से पढ़ेगा तो उसको एक तो सारे कैरेक्टर्स याद हो जाएंगे, उसको सारी डेट्स याद हो जाएंगी। वो मूवी की तरह उस चैप्टर को पढ़ेगा, उसके अंदर वो एक एक क्वेश्चन भी उसको मिलेगा, उसके अंदर उसको प्रैक्टिस करने के लिए भी मिलेगा, उसको नोट्स भी मिलेंगे। अब वो इस तरीके से हिस्ट्री पढ़ेगा तो उसको हिस्ट्री याद रहेगी और हिस्ट्री बिल्कुल। बोरिंग नहीं लगेगी, एक मूवी की तरह चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री का। ठीक है। ठीक है जी। आगे इसी सेम फॉर्मेट में वहां पे प्रैक्टिस सेक्शन भी है। एक्चुअली इसी तरीके से अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, मैं आपको ना अब कुछ चीजें वो दिखाऊंगा जो अलग हैं, बाकी सब चीजें ज्योग्राफी में भी वैसे ही हैं। वैसे ही आपका चैप्टर होगा, एनिमेशन होगी बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, वैसे ही आपको क्विजेस मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, वैसे ही आपको वहां पे वर्कशीट्स मिलेंगी। बट इसके अंदर आपको ज्योग्राफी के अंदर एक चीज एक्स्ट्रा मिलेगी जिसको हम क्या कहते हैं, मैप वर्क। मैप वर्क का क्या मतलब है, ज्योग्राफी में एक बड़ा स्कोरिंग चीज होती है जिसको हम कहते हैं मैप वर्क, लेकिन मैप वर्क की प्रैक्टिस क्या होती है, बहुत ज्यादा नहीं हो पाती। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इंटरेक्टिव मैप वर्क ऐड कर दिया। इंटरेक्टिव मैप वर्क मतलब आप देख रहे हो इसके अंदर, अभी ऊपर सवाल आ रहा है आपके, नेम दी सॉइल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द कलर्ड एरिया ऑफ द वर्ल्ड मैप। आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने ये किया तो गलत है, मैंने गलत किया तो मैं आगे नहीं जा सकता। मैंने दूसरा अटेम्प्ट किया, ये भी गलत है। मैंने तीसरा अटेम्प्ट किया, ये भी गलत है। मैंने चौथा अटेम्प्ट किया, अब रेड एंड येलो सॉइल। अब मेरे पास नेक्स्ट का बटन आ गया, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकता हूँ। आप समझ रहे हो? बिल्कुल। अब यहाँ पे क्या है, ये आया मेरे पास, मेरे को मार्क करना है ये क्या है, तो मुझे कलर से ये येलो दिख रहा है तो मैं येलो मार्क कर दूं? नहीं, डेजर्ट है गलत है वो। ये। तो क्या है ये? डेजर्ट है, डेजर्ट है। देखिए, एज अ टीचर आपको पता है, लेकिन बच्चा इसे करेगा तो बच्चे को पता चलेगा ना चीजों का। इस तरीके से बच्चा प्रैक्टिस कर सकता है। बिल्कुल। अब क्या हुआ, हमने यहाँ पे ज्योग्राफी के मैप वर्क कवर करा दिए। साथ साथ क्या होता है, बहुत सारी बार आप एटलस परचेज करते हो, इसके अंदर आप देख रहे हो कितने सारे चैप्टर में मैप डाल रखे हैं हमने। यानी कि मैं कोई भी एक मैप खोलता हूं, आपको पूरा मैप आ गया यहाँ पे, आपको कोई एटलस खरीदने की जरूरत नहीं है, सारे मैप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये देखिए आप, ये देखिए आप, इरिगेशन का मैप अलग है, ये हमारा
इंडिया रिवर वैली प्रोजेक्ट का पॉलिटिकल मैप अवेलेबल है। आपको किसी भी मैप को परचेज करने की जरूरत नहीं है, सारे मैप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है, और ये प्रिंटेबल भी है। ये हो गया हमारा ज्योग्राफी। इसी फॉर्मेट में हमारा सिविक्स भी एडेड है। अच्छा, सिविक्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आप देखोगे, ये वो कॉन्सेप्ट है जो सबसे ज्यादा ओवरलुक होता है। एक्चुअली सिविक्स में ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि आपको लिखना क्या है, आपको कैसे लिखना है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सिविक्स एक बहुत वास्ट टॉपिक है। मतलब कहने का ये, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। सिविक्स में वैसी एनिमेशन तो है ही है, मैंने चैप्टर खोल लिया, ये बहुत सारी एनिमेशंस हैं, बट इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट है, मैं उसको जरा ओपन करके आपको दिखाता हूँ। सो वैसे ही इसके अंदर की पॉइंट्स, क्विजेस, क्वेश्चन एंड आंसर का सेक्शन है, आपके पास फुली सॉल्व्ड एनसीईआरटी का सेक्शन है। 1 सेकेंड, इस तरीके से इसमें सारे आपको वर्कशीट्स भी मिल जाएंगे। अच्छा, इसके बाद आपको दिख रहा होगा लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश भी इसमें डला हुआ है। एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन दिख रहा होगा स्कॉलर जोन का। बिल्कुल। अब स्कॉलर जोन का क्या है, अगर बच्चा ब्राइट है या आगे कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है, तो हमने इसके अंदर क्या डाला है, आपको दिख रहा है इंटरनेशनल ओलंपियाड मैथ्स, हाँ, इंटरनेशनल ओलंपियाड साइंस, यानी कि साइंस और मैथ्स के एक्चुअल हमने ओलंपियाड के सारे इसमें क्वेश्चन डाल रखे हैं। यानी कि इतने क्वेश्चन है कि बच्चा जितनी चाहे उतनी प्रैक्टिस करे। मैं इसको ओपन कर रहा हूं। साइंस का ये टेस्ट है, एक्चुअली में ये टाइम्ड असेसमेंट है, एग्जैक्टली वो ओलंपियाड का टेस्ट है जो बच्चा 250, 300, 400 रुपए दे के एक अटेम्प्ट करता है ओलंपियाड का टेस्ट। यहाँ पे आपको कम, आप देखोगे तो इसमें कम से कम 50-60 एक सब्जेक्ट के ओलंपियाड के टेस्ट हमने डाल रखे हैं। यानी कि आपको 100+ टेस्ट मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जितना आप चाहो उतनी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको समझ में आ रहा है ये? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। What is Olympiad section which is all added into this? Let me just do this. आपको ऊपर टाइमर चलता हुआ दिख रहा है नीचे राइट साइड पे हाँ टॉप जी, में। हाँ जी। तो आप जिस भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो, करने के बाद हमें ये फाइनली पता चलेगा कि हमने एक क्वेश्चन पे कितना समय स्पेंड किया है। लेट मी जस्ट कंप्लीट दिस, क्योंकि ये एक्चुअल टेस्ट है। स्कॉलर जोन मैथ्स और साइंस के लिए ही होगा मेरे ख्याल से। हाँ जी, हाँ जी। अब आप ये देख रहे हो, आपको पता चला कि कितना समय लगा इसके अंदर। आप इसे रिव्यू करते हो जब, तो आपको यहाँ पे क्या चीज पता चली, इस क्वेश्चन पे मैंने कितना समय लिया, ऊपर आपको दिख रहा है टाइम टेकन 23 सेकेंड। ऑब्वियसली हमने तो बहुत तेजी से किया। तो यहाँ पे आप ये भी ट्रैक कर सकते हो कि पढ़ते हुए इस, मतलब जब बच्चा इसको कर रहा था, इसको हम कितनी बार भी रिव्यू कर सकते हैं कि बच्चे ने जब इसको पढ़ाई करी तो इस सवाल को करते समय उसने कितना समय लिया। तो यहाँ पे आपको सोल्यूशन भी दिख रहा है, जो आप इसको करते हो उसके अंदर यहाँ पे भी आपको सोल्यूशन दिख रहा है। गलत तो है बट सही क्या है, ठीक है, और सही जो है उसका रीजन क्या है, आपको जो रीजन है वो भी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है जी। और इसमें हमने कितना समय लिया, ऊपर दिख रहा है आपको 1 सेकेंड। ऑब्वियसली हमने इसको बहुत तेजी से किया था, तो आपको यहाँ पे इस सवाल में हमने 6 सेकेंड लिए। ऑब्वियसली जब बच्चा इसे प्रैक्टिस करेगा तो पता चलेगा कि उसने एक्चुअली में किस क्वेश्चन में कितना ज्यादा समय स्पेंड किया था। तो यू कैन एक्चुअली डू दिस। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जब आप इसे कर रहे हो, लेट मी गो इनटू द स्टडी, लेट मी गो इनटू द प्रैक्टिस सेक्शन। अच्छा, आपको दिख रहा है यहाँ पे नीचे, बिना अंदर जाए आपको रिव्यू लास्ट अटेम्प्टेड टेस्ट दिख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रैक्टिस सेक्शन में जाके एक टेस्ट किया था। किस चैप्टर से किया था वो? चैप्टर 12 और चैप्टर 14 से। फ्रिक्शन, हाँ। अब वो क्या टेस्ट किया था, हमें तो मतलब एज अ पेरेंट आप शाम को आके देखना चाहते हो कि बच्चे ने एक्चुअली टेस्ट में क्या किया और क्या सही नहीं किया। तो ये आप जितने भी टेस्ट करते हो यहाँ पे सारे सेव्ड रहते हैं। अटेम्प्टेड टेस्ट, आप इसे क्लिक करते हो और बच्चे की अटेम्प्ट देख सकते हो जितना भी उसने किया था। मतलब आज आपने उसको बोला 3 टेस्ट करके रखना बच्चे, शाम को आप आते हो और आप उसकी कॉपी चेक कर सकते हो। यानी कि आप कोई भी टेस्ट खोल के एग्जैक्टली बच्चे ने क्या सही किया और क्या गलत किया आप देख सकते हो उसके अंदर आके। ठीक है जी। यानी कि आपने, जब वो बच्चा इससे प्रैक्टिस कर रहा है तो जो भी वो करता रहेगा उसका अटेम्प्ट इसके अंदर सेव्ड रहेगा। तो ये क्या है कि आपको एक बहुत, मैंने एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव दिया है जो हमारा कॉन्सेप्ट है। बाकी आपके कुछ डाउट्स हैं तो मैं ले सकता हूँ।